एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ESI एग्जाम जो होने वाला है और बिहार SI सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इको नेटवर्क नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस शहर में आरंभ किया गया। इको नेटवर्क ये एक तरह का आपका बोल सकते हो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे मेनली एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी किया जाएगा और एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करने का एक आप बोल सकते हो ये प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको ये बताना है इको नेटवर्क नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस शहर में आरंभ किया गया। तो ये आरंभ किया गया न्यू दिल्ली में, ठीक है, और यह केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और अन्य हितकरों की सहायता से भारतीय नौसेना द्वारा कोचीन पोर्ट पर किए गए अपहरण रोधी अभ्यास को क्या नाम दिया गया है। तो यह है अपहरण रोधी अभ्यास, ठीक है। तो इसको नाम भी जो दिया गया है वो है अपहरण, ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल है, भारतीय तटरक्षक, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और अन्य और भी कुछ अन्य इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों हैं मेन, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवाओं को भारतीय रेलवे कितनी छूट देगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवाओं को भारतीय रेलवे में 50% की छूट दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को वस्तु का प्रतिबिंब जिसे वह स्पष्ट नहीं देख पाता है रेटिना के कहाँ बनता है। देखो मैंने बहुत अच्छे से इसको बताया हुआ है आपको पहले भी, ठीक है। दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष, आपका दोष जो होता है अगर आपसे पूछा जाए कि वस्तु कौन सा देखने में प्रॉब्लम होता है, दो ही क्वेश्चन इससे आपसे बन सकते हैं। एक, या तो आपसे पूछा जाएगा कि रेटिना के किधर बनेगा, आगे पीछे, ठीक है, या ये पूछा जाएगा कि किसको क्या देखने में प्रॉब्लम है। अगर दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति का आप बात किया जाए तो इनको नज़दीक देखने में प्रॉब्लम होता है और निकट दृष्टि दोष को दूर देखने में प्रॉब्लम होता है। अब नाम ऐसा क्यों पड़ा, नाम ऐसा पड़ा क्योंकि रेटिना से दूर इमेज बनता है और रेटिना से नज़दीक इमेज बनता है, ठीक है। यही दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं जो यहाँ पे बार बार काम आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए दूरदृष्टि दोष तो रेटिना से दूर बनेगा, नाम डायरेक्ट है, रेटिना से दूर यानी रेटिना के पीछे इमेज बनेगा, ठीक है। बनना कहाँ चाहिए, देखो ये है लेंस, ये है रेटिना, तो आपका जो लाइट रेज पड़ता है उसके बाद रेटिना पे इमेज बनना चाहिए, यहाँ पे इमेज बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में वहाँ नहीं बन के सामने बन जाता है और दृष्टि दोष में पीछे बन जाता है, ठीक है। इसके कारण से आपको क्लियर दिखाई नहीं देता है। आपका सही आंसर हो जाएगा पीछे, रेटिना के पीछे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राहुल अग्रवाल और भारती प्रधान द्वारा लिखित पुस्तक टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर्स, टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदीज ईयर, सॉरी द मोदी ईयर्स, इसका विमोचन किसने किया है। लिखा किसके द्वारा गया है, राहुल अग्रवाल और भारती प्रधान के द्वारा, लेकिन इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया, इसका विमोचन किया गया वेंकैया नायडू के द्वारा, ठीक है। बुक का क्या नाम है, टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी ITF ने निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के पुरुष विश्व चैंपियंस खिताब के लिए चुना है। 2019 के पुरुष विश्व चैंपियंस खिताब के लिए ITF ने किसको चुना है, किनको चुना है, ये चुना गया है, जल्दी बताओ किसको चुना है, राफेल नडाल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष है। एशियाई विकास बैंक यानी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष अभी हैं मात्सुगु असाकावा, ठीक है। ताकि हिको नकाओ से कंफ्यूज मत करना, ये इनसे पहले यही थे लेकिन अब इन्होंने रिजाइन दे दिया है और अब बन गए हैं मात्सुगु असाकावा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाल किला जो दिल्ली में स्थित है, मोती मस्जिद इसके अंदर किसने बनवाया है। लाल किला स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया है, जल्दी बताओ।
लाल किला स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? ये करवाया गया औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि बनाया गया? किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि बनाया गया था? तो कौन सा देश है वो देश है ब्राजील। ठीक है। और ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? बोल्सोनारो। ठीक है। इनको बनाया गया मुख्य अतिथि 2020 के गणतंत्र दिवस का। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा करवाने में निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? आर्टिफिशियल रेनफॉल अगर करना है तो किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा आवश्यक नहीं परंतु स्वराज आवश्यक है, यह किसका कथन है? शिक्षा आवश्यक नहीं परंतु स्वराज आवश्यक है, यह किसने कहा था? किसने कहा था? यह कहा गया था गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने कहा था शिक्षा आवश्यक नहीं परंतु स्वराज आवश्यक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी थी? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट किसका निवास है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास है। किसका निवास है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का। अच्छा, व्हाइट हाउस किसका है? आप सभी जानते हो, अमेरिका के राष्ट्रपति का। ठीक है। इंपीरियल पैलेस किसका है? इंपीरियल पैलेस ये टोक्यो जापान के मुख्य भूमि के रूप में, मुख्य भवन के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है। उसमें वहाँ के राष्ट्रपति रहते हैं। ठीक है। मार्डेका पैलेस अगर पूछा जाए, मार्डेका पैलेस कहाँ का है? यह इंडोनेशिया का है। ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना। एक और आप याद रख लो, बकिंगम पैलेस तो जानते हो, लंदन इंग्लैंड में। ठीक है। यहाँ पे महारानी रहती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व या पिच किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? केवल उसके आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर। ध्वनि का पिच जो है वह केवल उसके आवृत्ति पर डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, किस पर डिपेंड नहीं करता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है, तो अगर ध्वनि की चाल पूछी जाए तो वह उसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है। ध्वनि अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन कर रही है तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य बदलती रहती है, लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलता है। ठीक है। आवृत्ति हमेशा एक समान रहता है। क्लियर है। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा था उसका पिच जो है वह किस पर निर्भर करता है, तो वह उसके सिर्फ और सिर्फ आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो वो किस पर नहीं करता है, अगर ये पूछा जाता तो हो जाता आयाम और तरंगदैर्घ्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बहुत सारे बच्चे इसमें सासाराम मार देते हैं। ठीक है, वो गलत है। शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुई थी। कालिंजर के किले में आपको पता है कि युद्ध चल रहा था उस वक्त। ठीक है। और इसने जो अटैक किया वो बॉम्ब इसी को वापस आके लग गया दीवार से टकरा के, तो कालिंजर में इसकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ये किया गया था कोठारी कमीशन के द्वारा। ठीक है। लेकिन 2020 में अब न्यू अनाउंसमेंट यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है वो है आपका 5+3+3+4। ठीक है। तो 2020 में ये अनाउंस किया गया है। अब फर्दर शायद 2021 या 22 से इसको फॉलो किया जाएगा, शायद 2022 से इसको फॉलो किया जाना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कब चली? भारत में पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन यह कब चलाई गई थी? यह चलाई गई थी 1988 में। कब चलाई गई थी? 1988 में। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विधेयक को कानून का रूप देने से पहले कितनी बार पढ़ा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बस थोड़ा सा आपके दिमाग के साथ खेला गया है। अगर आप दिमाग पे जोर डालो तो आप आंसर मार सकते हो।
किसी विधेयक को कानून का रूप देने से पहले मिनिमम कितना बार पढ़ा जाएगा? कितना बार पढ़ा जाएगा? 3 बार। एक बार लोकसभा में, एक बार राज्यसभा में और फिर प्रेसिडेंट के द्वारा। तो मिनिमम टोटल 3 बार पढ़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक चेक है जिसकी अदायगी बैंकों के सुविधा अनुसार होगी? जल्दी बताओ। राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक चेक है जिसकी अदायगी बैंकों के सुविधा अनुसार होगी। यह किसने कहा था? यह स्टेटमेंट दिया गया था केटी शाह के द्वारा। किसके द्वारा? केटी शाह के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने निम्न में से किस आधार पर विभिन्न देशों का वर्गीकरण किया है? अगर वर्ल्ड बैंक हम लोग बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने सारे देशों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? ये किया है जीएनपी पर, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बेसिस पर वर्ल्ड बैंक ने वर्गीकृत किया है सारे देशों को। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब कर्नाटक की टीम ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना थ्री जॉर्ज डैम, ठीक है, थ्री जॉर्ज डैम, इसका निर्माण किस देश में हो रहा है? किस देश में इसका निर्माण किया गया है ये आपको बताना है। कौन सा डैम है ये? थ्री जॉर्ज डैम, और यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इसका निर्माण चीन में कराया गया है। कहाँ कराया गया है? चीन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली प्रधानमंत्री ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है। पुर्तगाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इससे पहले मैंने एक सेट में डाला हुआ था क्वेश्चन, गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार, इसकी शुरुआत किस देश में की गई है? तो इसकी शुरुआत पुर्तगाल में की गई है। ठीक है, पुर्तगाली प्रधानमंत्री के द्वारा ये स्कीम अनाउंस किया गया है। अब आपको ये बताना है, ये पुरस्कार अनाउंस किया गया है और आपको अब ये बताना है कि वहाँ के प्रधानमंत्री हैं कौन। तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री अभी कौन है? यह है एंटोनियो कोस्टा। कौन है? एंटोनियो कोस्टा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कन्या सुमंगल योजना का शुभारंभ किया है? कन्या सुमंगल योजना, कन्या सुमंगल योजना, इस योजना का आरंभ कहाँ किया गया है? इस योजना का आरंभ उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति संभव हुई? किस पंचवर्षीय योजना में सरकार ने एक ऐसी नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति संभव हो पाई? तो कौन सा वो पंचवर्षीय योजना है? जल्दी बताओ कौन सा योजना है? तो वह है तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का अगर बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? ये था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, और स्वतः जो एफिशिएंट होता है, ठीक है, स्वतः एफिशिएंट बनना, ये था इसका मेन लक्ष्य, और इसी में हरित क्रांति की भी शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वायसराय के काल में हुआ था? भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था? ये हुआ था 1872 में। चलो अब मैंने ईयर बता दिया, 1872 में हुआ था। किस गवर्नर जनरल के काल में? उस वक्त कौन था? किस वायसराय के काल में कौन था उस वक्त का वायसराय? ये थे लॉर्ड मेयो। ठीक है, दो बातें यहाँ से आपसे बार बार पूछी जाती है, भारत में पहली जनगणना कब हुई और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो नियमित जनगणना अगर आपसे पूछा जाए तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में, और पहली जनगणना हुई थी 1872 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है? अच्छा, किसे तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है? यानी तरंग, इनमें से चारों में से तरंग किसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती है? तो तरंग एनर्जी यानी ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1945 में एक कॉन्फ्रेंस में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ हुए? संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर का बात किया जा रहा है जो 1945 में हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कहाँ हुआ था? तो ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पे न्यूयॉर्क या वाशिंगटन आंसर मार देते हैं, तो वो गलत है। ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। 24 अक्टूबर 1945 इस दिन
स्थापना की गई संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाभिकीय शक्ति केंद्र है, यानी न्यूक्लियर पावर केंद्र है? अगर इन चारों जगहों का बात करें तो यहाँ पर कौन सा एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको परमाणु शक्ति केंद्र मिल सकता है, नाभिकीय शक्ति केंद्र मिल सकता है? तो वो कौन सा जगह है, जल्दी बताओ कौन सा जगह है वो? तो वो जगह है आपका रावत भाटा, ठीक है। रावत भाटा कहाँ है? रावत भाटा राजस्थान में, और यहाँ पे आपको परमाणु शक्ति केंद्र मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इन चार में से आपको ये बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहला आपको दिख रहा है NH1, फिर NH2, NH8, NH10। आपको ये बताना है कि सही तरीके से कौन सा NH का जगह नहीं बताया गया। तो NH1 आपको पता है कि दिल्ली पाक सीमा तक जाती है, ठीक है, दिल्ली से पाक सीमा तक। यहाँ पे क्या है, स्थान जिन्हें जोड़ता है वह है दिल्ली पाक सीमा, ये बिल्कुल सही है NH1 का। NH2 का अगर बात करें तो ये दिल्ली से कोलकाता तक आती है, तो ये भी सही है। उसके बाद NH8 का अगर बात करें तो ये दिल्ली से जयपुर है। NH8 यहाँ पे दिल्ली से चेन्नई दिया हुआ है, तो आपका यही गलत है, ये मैच सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद NH10 भी सही है आपका, दिल्ली से फाजिलका यानी पाकिस्तान सीमा के निकट ये भी है फाजिलका, तो NH10 भी फाजिलका तक जाती है, तो ये भी सही है, ठीक है। NH8 याद रखना, NH8 कहाँ से कहाँ तक है? यह दिल्ली से जयपुर। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? ये हुआ नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? नसीरुद्दीन महमूद, ये था तुगलक वंश का अंतिम शासक, याद रखना। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक थे। और तुगलक वंश का शुरुआत कब हुआ, यानी इसकी स्थापना कब हुई? तो 1320 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, और 1320 ईस्वी, और ये चला कब तक था? ये शायद 1398 तक चला था, ठीक है, 1398 के आसपास तक यह चला था। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन है? तो अभी वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है HP, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ खुली थी? ये खुली थी कुल्टी में, ठीक है। कुल्टी ये वेस्ट बंगाल का एक जगह है, यहाँ पे सबसे पहले आयरन स्टील कंपनी खोला गया था। और जमशेदपुर में भी आपका 1907 में, ठीक है, 1907 में आयरन स्टील कंपनी खोला गया। और प्राइवेट स्तर पे सबसे बड़ा कंपनी जो अभी भारत में है, टाटा का ये कंपनी है, ठीक है, जमशेदपुर में स्थित जमशेदजी टाटा ने इसको खोला था 1907 में। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में किस शताब्दी को अंधकार युग कहा जाता है? भारतीय इतिहास में अगर हम लोग बात करें तो किस शताब्दी को अंधकार युग कहा जाता है? तो कौन सा शताब्दी है वो है आपका 18वीं सेंचुरी, ठीक है, 18वीं शताब्दी। तो भारतीय इतिहास में 18वीं शताब्दी को अंधकार युग के नाम से जाना गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रियदर्शनी किसे कहा जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, प्रियदर्शनी किसका टाइटल है? यह है इंदिरा गांधी का, ठीक है, इंदिरा गांधी का उपनाम प्रियदर्शनी है। अच्छा, सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? कोई मुझे बता सकते हो? सरोजिनी नायडू जो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, इनका उपनाम क्या है? इनको किस नाम से जाना जाता है? तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। और फिर एक और मैं पूछता हूँ आपसे, एनी बेसेंट को किस नाम से जाना जाता है? ये शायद थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एनी बेसेंट, ये है माता बसंत, ठीक है, बेसेंट बसंत याद रखना, बेसेंट, ठीक है। तो आपको हिंदी में अगर लिखा रहेगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है। और मदर टेरेसा को निर्मल हृदय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में दूध की रानी कही जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? दूध की रानी कहे जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? यह है सानेन नस्ल है, जिसको दूध की रानी कही जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुखोई एक प्रसिद्ध क्या है? तो ये तो आपने पढ़ा है, न्यूज़ में भी आपने पढ़ा होगा, सुखोई बहुत ही चर्चे में था कुछ दिन पहले। तो सुखोई एक तरह का लड़ाकू विमान है। क्या है? सुखोई एक तरह का लड़ाकू विमान है। अगला क्वेश्चन है, लौंग एक डैश है।
तो लौंग जो हम लोग खाते हैं, लौंग एक तरह का पुष्पकलिका है। क्या है? पुष्पकलिका। अगला क्वेश्चन है डीएनए में पाई जाती है, डीएनए में किस तरह का शर्करा पाया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है। डीएनए में किस तरह की शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में पेंटोज शर्करा पाई जाती है। बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया हुआ था, क्या है नहीं है अभी मैं इसको नहीं बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ आपको आना चाहिए, मैंने आज फिर से एक बार बता दिया कि डीएनए में किस तरह की शर्करा पाई जाती है, तो पेंटोज शर्करा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पानीपत की तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई, अगर ये पूछा जाए कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वह किनके बीच में हुआ था, तो वह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था 1761 में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पानीपत की तीसरी युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? तो जब ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो एक ही आपको मुगल बादशाह मिलेगा, वो है शाह आलम, ठीक है। तो शाह आलम मराठों के संरक्षण में आ गया था पानीपत की तीसरी युद्ध में। अगला क्वेश्चन है पिंडारी कौन थे? पिंडारी कौन थे? जल्दी बताओ, ऑप्शन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन पढ़ो और बताओ पिंडारी कौन थे। तो देखो पिंडारी एक तरह का आप बोल सकते हो एक जात हुआ करता था, ठीक है, जो स्पेशली राजस्थान एरिया में पाया जाता था, और इनका जो मेन काम था, ठीक है, वो लूट मार करना, यही सब था। तो उनके कुल के जो भी हुए वो सब पिंडारी कहलाने लगे, इसलिए वह एक जाति के रूप में भी फेमस हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वह होगा लूट मार करने वाले गिरोह को पिंडारी कहा जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये पिंडारी एक तरह का ग्रुप बन गया। जिस तरह से अलग अलग जात के लोग होते हैं उसी तरह से पिंडारी भी एक तरह का एक जात के रूप में जाना जाने लगा। अगला क्वेश्चन है पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 1839 में हुई थी। कब हुई थी? 1839 ईस्वी में, ठीक है। और रंजीत सिंह का अगर बात करें तो रंजीत सिंह ने अपना जो पहला विजय अभियान था, यह राजगद्दी पर बैठने के बाद इन्होंने लाहौर को जीता, अमृतसर को जीता, यानी ये अपने समय के बहुत ही फेमस आप बोल सकते हो राजा रहे हुए हैं, ठीक है। जबकि ये एक आंख से इनका प्रॉब्लम था, एक आंख में प्रॉब्लम था इनको, ये भी आपसे कभी पूछा जा सकता है कि दोनों आंख से यह स्वस्थ नहीं थे। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला जल विद्युत कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। कहाँ किया गया था? ये किया गया था दार्जिलिंग के निकट 1896 में। दार्जिलिंग के निकट 1896 में भारत का पहला जल विद्युत कारखाना स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है उस आईएएस अधिकारी का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने प्रभार संभाला है? तो यह रवि मित्तल। कौन है? रवि मित्तल। अगला क्वेश्चन है छत्रपति साहू के स्थान पर पेशवा बालाजी विश्वनाथ वास्तविक शासक बन गया, क्यों? छत्रपति साहू, इनके जगह पर पेशवा बालाजी विश्वनाथ वास्तविक शासक बने, ऐसा क्यों हुआ ये आपको बताना है। ऑप्शंस पढ़ो और आंसर करो, क्यों हुआ? तो आपका सही जो आंसर है वो है डी। साहू एक विलासी राजा था और उसने शासन सूत्र पेशवा को सौंप दिया था। ये तो थोड़ा सा है आपके लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा अधिक आप इसको जानो कि ऐसा हुआ क्यों। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो हर तरह का चीज़ होता है, अगर कोई एक राजा ज़्यादा एफिशिएंट ना हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो दूसरों की बातों के अंदर आने लगता है और फिर दूसरों के हिसाब से ही काम करने लगता है। तो वही हुआ साहू के साथ। साहू एफिशिएंट नहीं था, ये एक तरह का भोग विलासी राजा था, खा पी के अपना बस मस्ती करना था इसको, क्योंकि ये राजा है। तो उस वक्त हुआ क्या, शासन का जो मेन बागडोर है वह पेशवा के हाथ में आ गया और धीरे धीरे पेशवा उन पर हावी होने लगा, ठीक है। तो इसलिए वास्तविक जो शासन सूत्र है वह पेशवा को मिल गया इनके टाइम में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान? 63वां स्थान प्राप्त हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है? 2 से अगर अधिक बच्चे हैं तो उनको सरकारी नौकरी नहीं दिया जाएगा, ऐसा असम सरकार ने फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सरकार की कार्यकारिणी सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि वह सरकार है। अच्छा क्वेश्चन है, बस वर्ड थोड़ा सा आपको समझना है, अगर समझ लिया आपने तो आंसर आसानी से कर पाओगे। क्या बोला जा रहा है, कोई सरकार अगर कार्यकारिणी सामूहिक रूप से, किसी सरकार की कार्यकारिणी अगर सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, अगर व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो रही है तो इसका मतलब व्यवस्था बनाने वाला कोई होगा और बनाने वाला एक ग्रुप होगा। ठीक है, एक ग्रुप अगर हो गया तो उसी को हम लोग संसद बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा संसदनात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? यूनेस्को का मुख्य कार्य, इसके फुल फॉर्म में ही इसका मुख्य कार्य छुपा हुआ है, तो जल्दी से यूनेस्को का मुख्य कार्य बताओ क्या है? यह शिक्षा व विज्ञान का अनुसंधान व प्रसार करना। ठीक है, क्या है यूनेस्को का मुख्य कार्य? शिक्षा व विज्ञान का अनुसंधान एवं प्रसार करना है। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खियों द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह, यानी घरेलू मक्खी के द्वारा कौन कौन सा रोग फैलता है। यहाँ पे आपको 3-3 करके दिया हुआ, आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। क्या होगा सही आंसर, जल्दी बताओ। सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा टाइफाइड, पेचिस और क्षय। ठीक है, टाइफाइड, पेचिस और क्षय, ये सारी बीमारियां जो है घरेलू मक्खियों के द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, विषाणु, घरेलू मक्खी, विषाणु से होने वाला बीमारी कौन कौन सा है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। विषाणु से होने वाला जैसे इन्फ्लुएंजा, पोलियो, खसरा, चेचक, रेबीज, ये सब आपका विषाणु से होता है। लेकिन हैजा, टिटनेस, प्लेग, ये सब अगर पूछा जाए तो ये सब जीवाणु से होता है। ठीक है, कुछ प्रोटोजोआ से है, जैसे कालाजार, मलेरिया, पेचिस, ये सब कालाजार से होता है। बार बार ये सब पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए ये सारे। अगला क्वेश्चन है, वह जीव जिसमें हरित लवक पाया जाता है। आपको पौधा नहीं पूछा जा रहा है, आपको जीव पूछा जा रहा है। वह जीव जिसमें हरित लवक पाया जाता है वह कौन सा है? तो वह आपका यूग्लिना। कौन सा है? यूग्लिना। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हरित लवक में बात करें, ठीक है, तो हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा और क्या क्या होता है? क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन और जेंथोफिल भी होता है, जिसको हम लोग हेल्पिंग पिगमेंट भी बोलते हैं या सहायक वर्णक भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि हरित लवक में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के अलावा और क्या होता है? तो कैरोटीन और जेंथोफिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा में कविता श्रेणी में छिलते हुए अपने को इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? तो किसकी यह कृति है छिलते हुए अपने को, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? यह नंद किशोर आचार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद में किसी सदस्य द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न यदि तारांकित है तो उसे किस हिसाब से मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, ये आपको बताना है। किस तरह से मिलेगा उसका उत्तर? तो उसका उत्तर मौखिक रूप से मिलेगा। ठीक है, संसद में किसी सदस्य द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न यदि तारांकित है यानी स्टार्ड है तो उसका उत्तर उसको मौखिक रूप से मिलेगा। ठीक है, अगर अतारांकित प्रश्न है तो उसको लिखित रूप में उत्तर दिया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को के बारे में भी आपने देखा, अब यूनिसेफ का बताओ, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। दोनों में कंफ्यूजन होता है। यूनेस्को का मुख्यालय, तो याद रखना यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस और यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में कुंडा परियोजना स्थित है? कुंडा परियोजना किस प्रदेश में स्थित है? कुंडा परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति लोकसभा के लिए अधिक से अधिक कितने सदस्य नामित कर सकता है? विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति लोकसभा के लिए अधिक से अधिक
कितना सदस्य नामित कर सकता है। ये सब क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए विशेष परिस्थिति या ये वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमेशा 2 ही सदस्य नामित कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस देश की मुद्रा दिहरम है। दिहरम किस देश की मुद्रा है। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है। तो यह इन चारों ऑप्शंस में से अगर देखोगे तो मोरक्को की मुद्रा है दिहरम। दिहरम कहाँ की मुद्रा है, तो दिहरम इन चारों में से मोरक्को की मुद्रा है। अच्छा, ईरान अब आपका आया है, कंफ्यूजन आपको हो सकता है, ईरान का मुद्रा क्या है, ईरान का है रियाल। ठीक है, इसके बाद आपको दिख रहा है माल्टा। माल्टा की मुद्रा क्या है, माल्टा का है यूरो। ठीक है, यूरो। माल्टा एक आर्किपेलागो है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। माल्टा क्या है, माल्टा एक आर्किपेलागो है, यानी द्वीपों का समूह है। और इसके बाद आपका दिख रहा है लीबिया। लीबिया का क्या है, लीबिया का है दिनार, लीबियन दिनार। और जो हम लोगों ने देखा था दिहरम, दिहरम से रिलेटेड और भी देश आपने देखा होगा, यूएई सबसे फेमस तो यही है, यूएई। यहाँ भी दिहरम चलता है। दिहरम से रिलेटेड टोटल 3 जगह आ सकते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है, एक यूएई, दूसरा मोरक्को और आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनिया, यहाँ भी दिहरम चलता है। लेकिन यहाँ पे जो दिहरम होता है उसको दरहम टाइप से लिखा जाता है, दरहम। ठीक है, दरहम आपसे ये पूछा सकता है दरहम का चलता है, तो ये चलता है आर्मेनिया में, लेकिन दिहरम का ही सब रूप है। ठीक है, 3 जगह हो गया, मोरक्को, यूएई और आर्मेनिया। अगला क्वेश्चन है किसे भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। भारतीय क्रांति की माँ किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे जो 4 दिख रहा है इसमें से कोई नहीं है जिनको भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है। जो भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है किनको कहा जाता है, ये कहा जाता है भिखाजी कामा को। मैडम भिखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्य और चंद्रमा के विषय से संबंधित कुछ शब्द किसके सिक्के पर छपे थे। सूर्य और चंद्रमा के विषय से संबंधित कुछ शब्द छपे हुए थे, किनके सिक्कों पर ऐसा देखने को आपको मिला है, तो ये मिला है अकबर के सिक्कों पर। ठीक है, अकबर के सिक्कों पर सूर्य और चंद्रमा के विषय से संबंधित कुछ शब्द लिखे हुए मिले हैं। अगला क्वेश्चन है स्त्री नसबंदी को क्या कहा जाता है। स्त्री नसबंदी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। और पुरुष नसबंदी को कहा जाता है वेसेक्टोमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है घेरेदार कुआं का निर्माण आरंभ हुआ, यानी किस काल में घेरेदार कुआं, कुआं जिसके ऊपर घेरा लगाया हुआ होता है। पहले जो शुरुआती दौर का कुआं था वो ये ऊपर वाला घेरा नहीं होता था। तो घेरेदार कुआं का शुरुआत कब से हुआ है, कब से हुआ है, यह हुआ है मौर्य काल से। ठीक है, बहुत बच्चे इसमें हड़प्पा काल मार देंगे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हड़प्पा में जो कुआं होता था वो ओपन होता था। ठीक है, इस कारण से भी वहाँ के एक महामारी का जो कारण है ये भी माना गया था कि हड़प्पा काल का जो कुआं है वह खुला रहता था, तो नाला वगैरह का पानी भी उसमें जा सकता था, जिसके कारण से कुछ महामारी फैला, दूषित जल हो गया, महामारी फैला। ये भी एक रीजन दिया गया था हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने का उस समय में इतिहासकारों के द्वारा। ठीक है, याद रखना वहाँ पे घेरेदार वाला कुआं नहीं हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध पैगोडा कहाँ बनाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध पैगोडा कहाँ बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है, ये बनाया गया है चीन में। कहाँ बनाया गया है, चीन में बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध पैगोडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति पाया जाता है, यानी उसमें जो देव की आकृति है वो कैसी है, कितने भुजा वाली देव आकृति है। तो चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः यह आपको चतुर्भुज रूप में मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, जल्दी बताओ। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। वैसे तो ये 7-8 राजाओं के दरबार में रहे हुए थे, लेकिन मेजर जो इनका लाइफ कटा वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ही कटा। ठीक है, और बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अमीर खुसरो ने कुछ चीज़ों का आविष्कार भी किया, जैसे सितार, तबला, ये सब अगर पूछा जाए तो ये इन सब चीज़ों का आविष्कार किसने किया है, तो अमीर खुसरो ने किया है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था ये बताओ। इनका जन्म इटावा में हुआ था। कहाँ हुआ था, इटावा में। ठीक है, और इनको एक उपनाम से भी जाना जाता है, तोते ही हिंद। ठीक है, या तूतिए ए हिंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ किया था? नौरोज को भारत में आरंभ किसने किया? तो नौरोज भारत में बलबन के द्वारा आरंभ किया गया था। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। अच्छा, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या करोगे? आंसर बताओ। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? यह था बहाउद्दीन। क्या नाम था उसका? उसका नाम था बहाउद्दीन, याद रखना, ठीक है। और बलबन किसका गुलाम था? तो बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। क्लियर है? अच्छा, बलबन ने एक चीज की समाप्ति की थी, वो क्या था? वो था तुर्कान ए चहलगामी, ठीक है। तुर्कान ए चहलगामी, इस पद्धति की समाप्ति बलबन के द्वारा की गई थी। बलबन खुद भी एक मेंबर उसका रह चुका था पहले, ठीक है। और अगर एक और बात करें कि सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस, इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत भी बलबन के द्वारा ही की गई थी। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। बलबन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि लौ एवं क्या था, कौन सा नीति था? लौ एवं रक्त नीति। यस, लौ एवं रक्त नीति, इसकी शुरुआत किसने की? तो लौ एवं रक्त नीति की शुरुआत या फॉलो इसको किसने किया था? ये भी बलबन के द्वारा ही फॉलो किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ किस काल में? भक्ति संस्कृति का पुनर्जन्म भारत में यह 15वीं 16वीं शताब्दी में हुआ था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में, ठीक है। अच्छा, भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक अगर प्रतिपादक आपसे पूछा जाए तो कौन हुए? वो हुए रामानुज। कौन हुए? रामानुज। इनको प्रारंभिक प्रतिपादक माना जाता है भक्ति आंदोलन का। कहाँ से भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, ये अगर पूछा जाए तो भक्ति आंदोलन साउथ इंडिया में शुरू हुआ था, ठीक है। इंडिया में अगर बात करोगे, साउथ इंडिया में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। और इसको लेकर नॉर्थ इंडिया कौन आया, ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएंगे रामानंद। कौन हो जाएंगे? रामानंद, ठीक है। रामानंद ने ही नॉर्थ इंडिया में इसको लाया, साउथ इंडिया से। शुरुआत की गई थी रामानुज के द्वारा, लेकिन रामानंद नॉर्थ इंडिया लाने वाले हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्वविख्यात कोहिनूर हीरे को हुमायूं ने किस शासक से प्राप्त किया था? विश्वविख्यात कोहिनूर हीरा, इसको हुमायूं ने किससे प्राप्त किया था? इसको हुमायूं ने ग्वालियर के शासक से प्राप्त किया था। किससे? ग्वालियर के शासक से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ वर्ष 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किया था? आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लगाया गया था, किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। और ये जो व्यवस्था थी, यह जमींदारों के साथ की गई थी, ठीक है। जमींदारों को इसमें टैक्स वसूलना होता था और फिर सरकार को देना होता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र गवर्नर जनरल या वाइसरॉय भारत में मारा गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एकमात्र गवर्नर जनरल या वाइसरॉय जो भारत में, भारत की जमीन पर उनको मार गिराया गया था, वो कौन थे? वो थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, जिसके समय में याद है 72 ईस्वी में, 1872 में पहली जनगणना हुई थी, ठीक है। और वही जनगणना कराने के बाद ही इनकी मृत्यु भी हुई, क्योंकि 1872 में ही इनको चाकू मारकर मार दिया गया था। किसके द्वारा मारा गया था? अगर ये पूछा जाए तो ये हो जाएगा अफगान शेर अली, ठीक है। एक अफगान था शेर अली, क्या नाम था इसका? शेर अली, ठीक है, शेर अली। तो एक अफगान शेर अली के द्वारा इसको मार दिया गया था चाकू घोंपकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनके नाम के आगे महात्मा शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी सजा किस अपराध के लिए दी गई थी? देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा होगा जो लाहौर विधानसभा में बम फेंकने का अपराध मारेगा, कोई होगा जो सैंडर्स की हत्या के अपराध में इनको फांसी मिली थी, ये मारेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है। अगर आप सही जान रहे हो तो आपके लिए अच्छी बात है, नहीं जान रहे हो तो अभी सीख लो, ठीक है। सही जो आंसर होगा वो होगा लाहौर विधानसभा में बम फेंकने के अपराध में इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन जब इनके फांसी का हम लोग बात करते हैं, उसमें 3 लोग आते हैं, एक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है। ये 3 लोग कौन थे? ये 3 लोग वही थे जिन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी, ठीक है, 1928 में,
ठीक है, सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। और 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इन दोनों के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था। अब हुआ क्या, अब आप जानते हो, एक तरफ आप पढ़ रहे हो कि सैंडर्स की हत्या की थी और फांसी भी तीनों को साथ में हुई, तो यहाँ पे ये माजरा क्या है, इसको समझना जरूरी है। थोड़ा सा मैं टाइम लेकर इसको समझा देता हूँ ताकि आपको लंबा टाइम तक ये याद रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, देखो इन पर केस तो चल ही रहा था। 1928 का जो सैंडर्स का हत्या था, अच्छा सैंडर्स की हत्या इन लोगों ने क्यों की थी, क्या कारण था, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। क्लियर है, ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा चीज, इन पर केस तो चल ही रहा था, तो 1929 में फिर से दोबारा दूसरा कांड इन्होंने किया। तो 1929 वाला जो केस चल रहा था, उस वक्त क्या हुआ कि कोर्ट में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे भगत सिंह बहुत अधिक क्रोधित हो गए और वहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा था, तो उसका गन लेकर इन्होंने अपने कनपट्टी पर लगा लिया। ठीक है, तो ये सारे इंसिडेंट देखते हुए जो जज थे, तो उसने कुछ सोचा होगा, जैसा भी जो भी सोचा हो, तो उसने बोल दिया कि इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो आनंद फानन में इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। लेकिन डेट जो तय किया गया वो वही डेट तय किया गया जिस दिन सैंडर्स के हत्या के आरोपी राजगुरु और सुखदेव इन दोनों को सजा दिया जाना था। ठीक है, बहुत जगह बाद में ये भी डिक्लेयर किया गया कि सैंडर्स वाला जो हत्याकांड था उसमें उस FIR में भगत सिंह का नाम भी नहीं है, बहुत बाद में आकर ये भी क्लियर हुआ था। ठीक है, तो वो सारी बातें हम लोगों के काम की नहीं है, वो सब कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी था कि आप कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, इसलिए तीनों को फांसी कब दी गई थी और कब डेट तय किया गया था, ये भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है, देखो डेट जो तय किया गया था वो किया गया था 24 मार्च 1931। दो चीज है, बहुत बारीकी से याद रखना। डेट जिस दिन तय किया गया था फांसी दिया जाना है वो है 24 मार्च, लेकिन दिया कब गया, 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा दी गई थी, 11 घंटे पहले। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों को लगा था कि जब फांसी का जो वक्त है, अगर उस वक्त हम लोग फांसी देंगे तो फिर हो सकता है कि पब्लिक प्रॉब्लम करे, हो सकता है बहुत अधिक भीड़ इकट्ठा हो जाए और इनको फांसी नहीं हो पाएगा। अगर फांसी नहीं हो पाएगा तो फिर कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फांसी का एक नियम है कि जिस वक्त तय किया जाता है फांसी उसी वक्त दिया जाता है। ठीक है, तो 7:30 में इनको फांसी दे दिया गया था, 11 घंटे पहले, ये भी याद रखना, 11 घंटे पहले शेड्यूल्ड टाइम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब फहराया गया। यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, पहली बार एक 1906 भी आपका रहेगा और दूसरा 1907 दिख रहा है, तो यहाँ तो आपका आंसर 1907 हो जाएगा। 1906 में पहली बार फहराया गया था, लेकिन वह अनऑफिशियल था। ठीक है, अनऑफिशियल, ये कोलकाता में फहराया गया था। और 1907 में मैडम भिकाजी कामा, ठीक है, इन्होंने जर्मनी में फहराया था, जर्मनी स्टुटगार्ट में। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज का ये आप बोल सकते हो पहला ऑफिशियल जो फ्लैग होस्टिंग है वो हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। भी आकार के घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, ये होता है युवा नदियों के द्वारा। दो तरह की घाटियों के बारे में आपसे पूछा जाता है, भी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी। अगर यू आकार की घाटी पूछा जाए तो ये हो जाएगा हिमनदों के द्वारा। ठीक है, ये जनरली ग्लेशियर, जितने भी ग्लेशियर्स है, ठीक है, जैसे आपका कहीं से भी बर्फ वाला जो पार्ट निकलता है, बर्फ वाला जो नदी है, ठीक है, तो वहाँ पे जो घाटी बनती है वो है यू आकार का। ठीक है, और दूसरा वाला यानी युवा नदियों के द्वारा जो घाटी बनाया जाता है वो है भी आकार का। अगला क्वेश्चन है, चक्रवातों की उत्पत्ति सर्वाधिक संख्या में होती है किस अक्षांश के आसपास सर्वाधिक मात्रा में या सर्वाधिक संख्या में चक्रवातों की उत्पत्ति हो सकती है या होती है। यह है आपका 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास। ठीक है, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास सर्वाधिक चक्रवात उत्पन्न होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे चक्रवात को क्रिएट करने के लिए जो मौसम चाहिए, जो कंडीशन चाहिए, वो वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, और इस कारण से वहाँ पे सबसे अधिक चक्रवात निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, डागर बैंक कहाँ स्थित है। डागर बैंक कहाँ स्थित है,
डागर बैंक अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, ये कोई बैंक आपका पैसा रखने वाला बैंक नहीं है, ये मछलियों का बैंक है। ठीक है, डागर बैंक, यहाँ पे मछलियों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौरी जनजाति का निवास स्थान है। मौरी जनजाति का निवास स्थान, तो मौरी जनजाति का निवास स्थान है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड में मौरी जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भागीरथी व अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा कहलाती है। तो कहाँ मिल जाती है भागीरथी व अलकनंदा? यहाँ भी कंफ्यूजन होता है कुछ बच्चों को रुद्रप्रयाग लगता है, कुछ बच्चों को देवप्रयाग लगता है। तो आपका सही आंसर क्या है वो बताओ। तो सही आंसर आपका है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है, उसके बाद वह गंगा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी ने हाल ही में ब्रिजिटल नेशन पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? ब्रिजिटल नेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं एन चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम। कौन है? एन चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम। इन्होंने लिखा है ब्रिजिटल नेशन और पीएम मोदी के द्वारा इसका विमोचन किया गया। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को ने डैश के कार्निवल ऑफ एलास्ट को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची से हटा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कार्निवल ऑफ एलास्ट ये कहाँ की एक चीज है जो मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत में शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा, लेकिन अब इसको हटा दिया गया। यह बेल्जियम का है। कहाँ का है? बेल्जियम का। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सॉलिसिटर जनरल किस तरह का एक अधिकारी होता है? तो भारत का सॉलिसिटर जनरल एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो हरित क्रांति वाला कृषि नीति किस पंचवर्षीय योजना में? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। ठीक है, तो तीसरा वो पंचवर्षीय योजना है। अगला क्वेश्चन है बैंकों को अपने रोकड़े शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, वह क्या है? जल्दी बताओ, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं SLR। क्या कहते हैं? SLR, सांविधिक तरल अनुपात। यह जितना भी उसके पास पैसा है, कुल संपत्ति है, ठीक है, और रोकड़ा शेष है, उस दोनों के बीच का एक रेशियो है, वह कहलाता है SLR। SLR बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, और CRR जो होता है वह रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। ये मैंने पहले भी समझाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है GNP और NNP के मध्य अंतर होता है। GNP और NNP के मध्य किस चीज का अंतर होता है? किसका अंतर होता है? डिप्रेसिएशन का। किसका होता है? पूंजी अवमूल्यन या डिप्रेसिएशन का अंतर होता है GNP और NNP के मध्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? किसको करता है? यह करता है जापान को। ठीक है, इसको करता है जापान को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है भारत। ठीक है, और भारत सबसे अधिक, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत को सबसे अधिक पैसे जो है विदेशों से किस चीज में प्राप्त होता है, तो वह है आपका आभूषण और रत्न। ठीक है, ये भी याद रखना, सूती वस्त्र और आभूषण और रत्न, ये दो चीजें हैं जिससे सबसे अधिक भारत को जो फॉरेन इनकम है वो होता है। और अगर ये पूछा जाए किस चीज के आयात पर सबसे अधिक भारत खर्च करता है, तो वह आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? किसकी है? यह है महबूब उल हक। ठीक है, ये पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे और इन्होंने ही मानव विकास सूचकांक दिया है। अगला क्वेश्चन है संतरे के फल को बढ़ावा देने और इसके उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए ऑरेंज उत्सव का आयोजन जिला तामेंगलोंग डैश में किया गया था। कहाँ किया गया था? एक राज्य है, उस राज्य के तामेंगलोंग जिले में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ है वो जिला? वो है मणिपुर में। ठीक है, यहाँ पर आयोजित किया गया था ऑरेंज फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है किस टीम ने हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 7 का खिताब जीता है? प्रो कबड्डी लीग 7 का खिताब बंगाल वॉरियर्स के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन है भारी जल एक प्रकार का क्या है?
भारी जल एक प्रकार का क्या है, यह है मंदक। क्या है, मंदक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस देश के बीच अपनी पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा की है? तो भारत की पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन किस देश के साथ जुड़ेगी? यह है नेपाल के साथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है, ये आपको बताना है। कब करने लगता है? ये करने लगता है अपने परिवर्तन के चतुर्थ सप्ताह में, यानी चौथे सप्ताह में जो एम्ब्रियो है, ठीक है, वो डेवलप होने लगता है और वहां पे हार्ट भी डेवलप हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को, फुल फॉर्म याद रखना, नाल्को का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। नाल्को का फुल फॉर्म क्या हो गया? राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है। इसके अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक यानी चेयरमैन और एमडी किसको नियुक्त किया गया? ये किया गया है श्रीधर पात्रा को। किसको किया गया है? श्रीधर पात्रा को। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सभी गांवों में डैश तक ब्रॉडबैंड की पहुंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन शुरू किया है। कब तक सरकार की योजना है कि सभी गांवों तक ब्रॉडबैंड पहुंच जाएगा? यह है 2022 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक राजपूत मां से जन्मे थे? राजपूत मां से जन्मे मुगल शासक। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कौन थे वो थे जहांगीर और शाहजहां। ठीक है। जहांगीर और शाहजहां ये दो ऐसे मुगल शासक हुए जो राजपूत मां से जन्मे थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पन। क्या था? पन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में कला की एक नई शैली का जन्म हुआ, उसको क्या कहते हैं? कला की एक नई शैली का जन्म कनिष्क के काल में हुआ, उसको क्या नाम दिया गया? उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग गांधार कला के नाम से जानते हैं। ठीक है। यह भी आपसे पूछा जाता है, गांधार कला का विकास किस दूसरे कला से हुआ है? हेलेनिस्टिक कला। ठीक है। यूनानी कला पद्धति जो था हेलेनिस्टिक कला, वहीं से इसका जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर बच्चे यहाँ पे गलत कर जाते हैं। ठीक है। एक बार और मैंने सेट में डाला हुआ था, वहां भी मैंने बताया हुआ था। यहाँ आपको ध्यान देना होगा क्या होगा आपका सही आंसर। कुछ बच्चे यहाँ पे बीजापुर मारेंगे, कुछ बच्चे अहमदनगर मारेंगे, पर आंसर तो कोई एक ही होगा। अब आप बोलोगे जब दोनों जगह से बिलोंग करती थी तो कोई भी हो सकता है, नहीं, ये गलत है। क्वेश्चन देखो क्या है, अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किस से था? यानी चांद बीबी का वो दौर जब उसने अकबर के साथ लड़ाई किया था, उस दौर में वो कहाँ की शासिका थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। उस समय में यह अहमदनगर की शासिका थी। ठीक है। बीजापुर का इन्होंने नेतृत्व किया था 1580 से लेकर 1590 तक। 1580 से लेकर 1590 तक इन्होंने बीजापुर का प्रतिनिधित्व किया था। वहीं पे अहमदनगर का अगर बात करें तो 1596 से लेकर 1599 तक इन्होंने अहमदनगर का नेतृत्व किया था। ठीक है। और अकबर के साथ अहमदनगर का लड़ाई हुआ था 1595 में। कब हुआ था? 1595 में। अब बताओ 1595 में अगर लड़ाई हुआ और 1596 से 99 तक ये अहमदनगर में थी, तो ये कहाँ की शासिका हुई? ये अहमदनगर की हुई। ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ चांद बीबी का बात किया जाए तो इन्होंने दोनों जगह का नेतृत्व किया है, बीजापुर और अहमदनगर, लेकिन टाइम पीरियड अलग अलग है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आई होप कि अब आप एग्जाम में गलत कभी नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान निम्नलिखित में से किस राजवंश से नहीं लड़े? ये आपसे पूछा जा रहा है किस राजवंश से वो नहीं लड़े थे। तो सेन राजवंश एक ऐसा वंश था जिससे कभी भी पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई नहीं हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्य करता था? जब तक इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान नहीं बना था, ये क्या काम करता था? तो यह बदायूं का प्रशासक यानी गवर्नर हुआ करता था। ठीक है। प्रशासक से आप कंफ्यूज मत करना, यह कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था। ठीक है।
तो ओके गाइस, तो ये था आज का टॉप 100 क्वेश्चन। आई होप कि आज भी आपने कुछ सीखा होगा, कुछ आपका प्रैक्टिस हुआ होगा। ठीक है, आज का जो स्कोर आपका होना चाहिए वो 75 प्लस होना चाहिए, 75 प्लस, और 75 से लेकर 85 के बीच में जिसका भी स्कोर है उनका स्कोर अच्छा है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों का मेहनत अच्छे लेवल पे और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। क्लियर है? चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।